स्टार्ट करें यूनिट 6। और यूनिट 6 जो है हमारा दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। ये हमारा यूनिट नंबर 6 है। और इसके अंदर जो है द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चैप्टर 27 दैट इज इकोनॉमिक इश्यूज। अब आप सब लोगों ने, अब जाहिर सी बात है, ओ लेवल्स दे रहे हैं तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी। और इकोनॉमिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। ठीक है। और यही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके डिस्कस होंगे आज। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी के डिफरेंट स्टेजेस कौन से हैं आपके। ठीक है। तो देखें हमारी इकोनॉमी में जो है, सही है, डिफरेंट स्टेजेस आते हैं जिसको हम इकोनॉमिक साइकिल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। कि आपकी इकोनॉमी जो है वो कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कभी जो है वो आपकी इकोनॉमी का डाउनफॉल आ जाता है, कभी इकोनॉमी बिल्कुल ही गिर जाती है आपकी, और कभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सही है। तो इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल। कि आपकी इकोनॉमी एक जैसी नहीं चल रही होती है, हमेशा इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग इकोनॉमिक साइकिल के थ्रू इसको समझते हैं। सो इकोनॉमिक साइकिल के अंदर बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस दैट द इकोनॉमी गोज थ्रू। ठीक है। अब वो 4 स्टेजेस के सबसे पहला स्टेज है आपका, दैट इज ग्रोथ स्टेज। ठीक है। और ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज क्या होता है, देखें ग्रोथ स्टेज जब होता है आपका इकोनॉमी का, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपकी कंट्री का जो जीडीपी है या आउटपुट जिसे हम कहते हैं वो इंक्रीज हो रहा होता है। सो ड्यूरिंग द स्टेज of economic growth, the GDP increases, the unemployment decreases, there is a much higher standards of living. कंज्यूमर जो होते हैं आपके, उनकी इनकम्स बहुत हाई होती हैं, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो वी से दैट इन ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज द आउटपुट ऑफ द कंट्री keeps on increasing, the unemployment of the country keeps on decreasing, there is much higher standard of living, and the consumers or the receive a higher income, due to which the consumption also increases. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के वक्त बिजनेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि इनकम्स बढ़ रही होती हैं, तो कंजम्पशन भी लोग बढ़ा रहे होते हैं। दैट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है तो बिजनेसेस के भी प्रॉफिटेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पीरियड वेयर द बिजनेसेस एंजॉय हायर प्रॉफिट्स एंड हायर डिमांड, और कंज्यूम इकोनॉमी के हालात भी जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज द बिजनेसेस इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस खुलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जीडीपी भी इंक्रीज होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती रहती है। सेकेंड स्टेज वी हैव बूम। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड है, इसको कंट्रोल्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब आपकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और जब डिमांड में आउटपुट शिफ्ट आना शुरू हो जाता है, तो आपकी प्राइसेस भी जो है वो इन्फ्लेट होती हैं इकोनॉमी के अंदर। दैट मीन्स कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं, ड्यू टू विच इन्फ्लेशन अकर्स। तो इस प्राइसेस के इंक्रीज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर इकोनॉमी किस स्टेज पे पहुंच जाती है, बूम स्टेज पे पहुंच जाती है। नाउ व्हाट इज द बूम स्टेज? बूम स्टेज के अंदर प्राइसेस स्टार्ट टू राइज क्विकली, शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस, एंड अनसर्टेनिटी द बिजनेस अबाउट द फ्यूचर। तो बेसिकली आपके बूम पीरियड में आपका जो बिजनेस है उसकी प्राइसेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, प्लस जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स वो खरीद रहा होता है उसकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंडली, शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। जाहिर सी बात है, व्हेन एवरीवन इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज, और ग्रोथ के बाद ही आपका बूम पीरियड आता है, तो बूम पीरियड में आपको स्किल्ड वर्कर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एवरीवन इज एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। सो यूजुअली यू डोंट हैव स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल टू वर्क फॉर द बिजनेस, जिसकी वजह से आपकी वर्कर्स की भी शॉर्टेजेस हो जाती है, और कॉस्ट फॉर द बिजनेस इंक्रीजेस बिकॉज द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स दे स्टार्ट, उनकी भी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी हो रही होती है, लोग डिमांड कर रहे होते हैं, बिजनेसेस जो है वो रॉ मटेरियल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से आपके बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। प्लस जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकम्स बढ़ रही हैं, तो दैट मीन्स द वर्कर्स आर आस्किंग फॉर हायर वेजेस एंड सैलरीज, और हायर वेजेस एंड सैलरीज की वजह से बिजनेस की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही होती है, एंड businesses are uncertain about the future,
कि बिजनेस जो है वो उनको लगता है कि अनसर्टेनिटी है काफी ज्यादा फ्यूचर में, कि प्राइसेस और कॉस्ट कितनी हो जाएगी और कितना ही महंगा हम प्रोडक्ट बेच देंगे मार्केट के अंदर। जैसे पाकिस्तान में अभी गाड़ियों की प्रोडक्ट पे रिसेंटली इतना ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी कि आपको बहुत हाई प्राइस चार्ज करनी पड़ रही थी अपनी गाड़ियों की। सही, और उसकी वजह से डिमांड जो है वो गाड़ियों की बहुत ज्यादा कम हो गई। मतलब जितना 2018 में 2017 में गाड़ियां खरीदी जा रही थी, उससे कई कम डिमांड हो रही है गाड़ियां आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर, ड्यू टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट। और उसकी वजह से बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिजनेसेस अपनी उन्होंने प्रोडक्शन भी रोक दी थी, कम कर दी, उसको कट डाउन कर दिया और इन्वेस्टमेंट को और रिड्यूस कर दिया, because they were uncertain about the future. Then we have another stage, that is the stage of recession. Recession में क्या होता है? Recession is basically the downfall of the economy. आपका जो जीडीपी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो यूजुअली क्या होता है कि जब चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं तो लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, ठीक है, और बिजनेसेस अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट होता ही है कि इकोनॉमी में क्या आ जाता है? रिसेशन आ जाता है। दैट पीपल स्टॉप स्पेंडिंग, द जीडीपी स्टार्ट्स टू फॉल। और क्योंकि बिजनेसेस की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, लोगों को निकाल दिया जाता है या रिडंडेंट कर दिया जाता है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, या तो उनके डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं या तो उनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड द डिमांड स्टार्ट्स टू फॉल, एंड एज वेल एज द प्रॉफिट्स। तो बिजनेसेस के लिए उनकी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग and the profits of the business also starts to fall. And if the recession period is not controlled and it is prolonged, then the economy moves on to the slump period. अब slump period में क्या होता है? Slump period में आपका during this stage it is caused by uncontrolled recession, unemployment is the highest, prices start to fall but no incomes for consumption. भले prices कम होना शुरू हो जाती हैं गुड्स पे, लेकिन लोगों के पास इनकम्स ही नहीं होती कि वो गुड्स को परचेज करें, एंड बिजनेसेस फेल टू सर्वाइव, और बिजनेसेस फिर बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है उसके अंदर ये 4 स्टेजेस होते हैं आपके। सो दिस इज द ग्रोथ स्टेज where the GDP keeps on increasing, and when it reaches the peak, this is the boom stage. Then when it starts to fall, the GDP starts to fall, ये आपका रिसेशन आ जाता है, और फिर रिसेशन के बाद आपका स्लम पीरियड आ जाता है, राइट। सो दीज आर योर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ में आप देख सकते हैं जीडीपी जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर बूम पे जीडीपी इज कांस्टेंट बट प्राइसेस आर सो हाई बिकॉज द जीडीपी इज एट इट्स पीक। सही है, इकोनॉमी जो है वो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही होती है, और उसकी वजह से आपका जीडीपी पीक पे होता है, और पीक पे होने की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं। Then there is the downfall of the economy where the GDP starts to fall, और क्योंकि जीडीपी जो है वो आपको गिर रहा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, बिजनेसेस बंद हो रहे होते हैं, आउटपुट इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। देन फाइनली वी रीच द slump where the economy as its lowest, the GDP of the country is at its lowest, although the prices of the goods and services are really low, but there is no one to consume the goods and services, और उसकी वजह से फिर बिजनेसेस बंद होके कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। सो दिस इज योर इकोनॉमिक साइकिल। अब ये जो इकोनॉमिक साइकिल की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है, इन्फ्लेशन में चेंज आता है, जीडीपी में चेंज आता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्फ्लेशन हाई हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, और जीडीपी भी बढ़ रहा होता है, राइट। और फिर उसके बाद देखो ये 3 मेन चीजें जो आपको बिजनेस में याद रखनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी। ग्रोथ में एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होता है, मतलब एवरीवन हैज अ जॉब, ठीक है। इन्फ्लेशन आपका हाई होता है, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। और जीडीपी भी आपका बढ़ रहा होता है, दैट मीन्स के योर आउटपुट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस इज हाई, राइट। तो अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज होते हैं तो चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट लेवल विल अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज एंड आल्सो कस्टमर इनकम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम होते हैं, दैट मीन्स कि आपके लोगों के पास जो है वो जॉब नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? businesses will have to hire more and more workers,
and customer incomes will also be low. That means the demand of the goods and services will be low. क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो कंट्री में कम होती है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकें. सो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, यूजुअली द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स आर लोअर. वेयर जब एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आपके बिजनेसेस को स्किल्ड वर्कर्स भी मिलते हैं. ऑलराइट. एंड उसके साथ साथ कंज्यूमर इनकम्स भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो इंक्रीजेस. देन वी हैव इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट. अ राइजिंग इन्फ्लेशन में रिजल्ट इन कॉस्ट इंक्रीज. जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन अगर महंगा होता है तो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है. एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड डिक्रीज इन डिमांड. प्लस बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल कर रहे हैं मार्केट में, उनकी भी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं. एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस और डिमांड फॉल्स, तो राइजिंग इन्फ्लेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से. अगर आपने इन्फ्लेशन अभी पढ़ा हो तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज व्हेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं और प्रोडक्शन आपकी महंगी हो जाती है. और दूसरा आपने पढ़ा होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आता है. एंड जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर डिमांड गिरना शुरू हो जाती है. एंड देन वी हैव इंक्रीजिंग जीडीपी, व्हिच मींस इकोनॉमिक ग्रोथ. सो जब आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा होता है तो दैट मींस इकोनॉमी ग्रो हो रही है. सो बिजनेस डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस एज मोर पीपल हैव जॉब्स एंड हैव इनकम्स टू बाय द गुड्स. तो यूजुअली जब आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होता है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होने की वजह से businesses are able to recruit more skilled workers and customer incomes are higher, जिसकी वजह से demand for goods and services are high. इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से डिमांड आपकी कम हो जाती है. फिर जीडीपी अगर आपका बढ़ जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने की वजह से क्या होता है, बिजनेस की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और उसके साथ साथ लोगों की जॉब्स भी बढ़ती है, तो दे हैव मोर इनकम्स टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ऑन द बिजनेस. फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो होती है आपकी, गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे. हर इकोनॉमी में गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है और हर इकोनॉमी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम इसको कहते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज लो इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट चाहती है हमेशा कि इन्फ्लेशन आए कंट्री में, बिकॉज इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू हायर डिमांड. तो डिमांड बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन आ रहा है, ये बुरी बात है. तो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए. जैसे अगर आज एक चीज 100 रुपए की है तो एक साल बाद 102 रुपए की हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. लेकिन अगर आज चीज 100 रुपए की है लेकिन एक साल बाद वो चीज 200 रुपए की हो जाए तो फिर फर्क पड़ेगा. यूजुअली हाइपर इन्फ्लेशन या ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो इकोनॉमी है उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है. तो इसलिए इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन्फ्लेशन लो रेट पे रखें. सो इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द टाइम. यूजुअली इफ देयर इज रैपिड इन्फ्लेशन, दैट इज बहुत तेजी से अगर प्राइसेस बढ़ती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो क्या मसला आता है, पीपल रियल इनकम्स फॉल, सो दे आर अनेबल टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज. पीपल माइट बाय इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स रादर देन डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि इंपोर्ट्स उनको सस्ते पड़ रहे होंगे. जॉब्स विल बी लॉस्ट, लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लाइकली टू फॉल. अच्छा, जॉब क्यों होंगी लूज, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयज विल आस्क फॉर मोर वेजेस, और अगर बिजनेस की सेल्स नहीं हो रही होंगी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, तो बिजनेस कहाँ से वेजेस देगा ज्यादा, राइट. तो जॉब्स विल बी लॉस्ट, लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लाइकली टू फॉल एज वेल. आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. एंड बिजनेसेस विल नॉट एक्सपैंड, बिकॉज बिजनेसेस उनकी डिमांड नहीं हो रही होगी, उनकी सेल्स नहीं हो रही होगी, तो वो ज्यादा आउटपुट बना के क्या करेंगे, जिसकी वजह से बिजनेसेस भी जो है वो एक्सपैंड नहीं करेंगे. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड इन्फ्लेशन, कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है. पीपल शिफ्ट फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स टू
इंपोर्टेड गुड्स, लोग अपनी जॉब खो देते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाती है, और बिजनेसेस की एक्सपेंशन भी कम हो जाती है. So that is why the government aims for low inflation rather than rapid inflation. Clear है यहाँ तक? Alright. फिर उसके बाद low unemployment. अब low unemployment क्या है? Basically, unemployment exists when people are willing and able to work but are unable to find a job. When the people in the economy, they are willing and able to work but they are unable to find a particular job, we say that the economy is facing unemployment. कि लोग हैं इकोनॉमी के अंदर जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा. So problems related to unemployment is that the output of the economy decreases. अब जब आपका इकोनॉमी जो है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज बैठे हैं वो काम ही नहीं मिल रहा उनको, तो वो कोई आउटपुट ही नहीं बनाएंगे. जब वो कोई आउटपुट नहीं बनाएंगे तो ओवरऑल कंट्री का जीडीपी डिक्रीज होगा. प्लस गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ताकि लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहें, लोग भूखे ना मरे. राइट. और एक और इम्पैक्ट होता है इसका, दैट इज कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उसकी वजह से थेफ्ट्स वगैरह भी बढ़ जाते हैं, चोरी चकारी भी बढ़ जाती हैं, डकैतियां बढ़ जाती हैं. लोगों को सरवाइव करने के लिए जो है वो अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, दे स्टार्ट स्नैचिंग इट फ्रॉम अदर्स. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट. तो यूजुअली गवर्नमेंट एम्स फॉर लो अनएम्प्लॉयमेंट, के यार अनएम्प्लॉयमेंट भले हो कंट्री के अंदर, क्योंकि यू कैन नॉट फिजिकली एम्प्लॉय ईच एंड एवरी वर्कर. किसी के पास स्किल्स कम होती है, किसी के पास डिग्री वगैरह नहीं होती, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट आप रिड्यूस जरूर कर सकते हो लेकिन उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते. ऑलराइट. और रिड्यूस करने के रीजंस क्या है? बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज आउटपुट डिक्रीजेस, गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड थेफ्ट्स इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी. समझ आती है बात? Then we have another objective of the economy, that is economic growth. An economy is said to grow when the total level of output of goods and services in the country increases. जब आपका output of the country increases, we say that the economy has grown. For example, अगर आपका GDP increase होता है तो GDP increase होने का मतलब क्या है? कि आपकी economy grow रही है. And what is GDP? It is the output of the country. So when the output of the country increases, we say that the economy is growing. ठीक है. और यूजुअली गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्टिव इसलिए सेट करती है क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो आपका आउटपुट फॉल होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है? कि अगर आज इकोनॉमी में 100 यूनिट्स बन रहे हैं तो अगले साल इकोनॉमी में 150 यूनिट्स बने, पहले से ज्यादा आउटपुट बने. राइट. और जितना ज्यादा आउटपुट इकोनॉमी के अंदर बनेगा उतना ज्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, बिकॉज मोर एंड मोर बिजनेसेस विल बी opened and they will hire much more employees. So as output is falling, if there is no economic growth, we mean it means that the output is falling. कि अगर economic growth नहीं है तो मतलब पहले 100 यूनिट बना रहे थे आप, इस साल आप 50 यूनिट्स बना रहे हो. दिस इज रिसेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है ये. सही है. या अगर प्रॉब्लम्स ऑफ नो इकोनॉमिक ग्रोथ या रिसेशन कह लो, तो रिसेशन अगर होता है तो आउटपुट आपका गिरना शुरू हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आउटपुट आपका गिरना शुरू हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. और जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो वही प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो इंक्रीजेस. सेकेंडली, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीजेस. आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कंट्री के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. एंड थर्डली, द बिजनेसेस विल नॉट एक्सपैंड बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ में आउटपुट ही आपका जब नहीं बढ़ा, तो जब आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? व्हेन द आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, सो द बिजनेसेस विल नॉट expand, due to which if the businesses will not expand तो उसकी वजह से आपके अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस वगैरह भी कम जनरेट होंगे. These are the problems that are related to recession और no economic growth. तो इसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट क्या सेट करती है अपना ऑब्जेक्टिव? कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे. And then we have another objective, that is the balance of payments. गवर्नमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है वो हमेशा बैलेंस रहे, that it should always be equal to
0. Usually जब import are greater than export, we say that the balance of payment is deficit, or deficit creates problem. If exports are greater than imports, the BOP is surplus. तो surplus जब होता है तब तो बिजनेस के गवर्नमेंट के पास पैसे बच जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट कहीं और खर्च कर सकता है. लेकिन जब डेफिसिट होता है तो डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अब उसको क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा. सो यूजुअली अ डेफिसिट कैन कॉज फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर द गवर्नमेंट. दैट इज कंट्री में रन आउट ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड बोरिंग माइट इंक्रीज. तो करेंसी आपकी खत्म हो जाएगी फॉरेन करेंसीज, तो आपको बोरो करना पड़ेगा. जैसे आईएमएफ से लोन लेता है पाकिस्तान, तो ये आईएमएफ से लोन लेना क्या है, दिस इज बोरिंग. ये किसी और कंट्री से लोन ले ले, चाइना से लोन ले ले, तो ये सारी आपकी जो बोरिंग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है. एंड योर एक्सचेंज रेट विल ऑल्सो फॉल. आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाता है अगेंस्ट अदर करेंसीज. तो उसके लिए आपके इम्पैक्ट्स होते हैं ऑफ हैविंग अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो यूजुअली गवर्नमेंट एम्स फॉर हैविंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट. दैट मीन्स कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो आपके दोनों बराबर होने चाहिए. कि अगर 1,000 मिलियन की अगर इंपोर्ट हो रही है, तो 1,000 मिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए. इट शुड बी बैलेंस, और इधर इट शुड बी इन सरप्लस. डेफिसिट नहीं आना चाहिए. तो डेफिसिट अगर आएगा तो फिर ये दो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी. नाउ यूजुअली गवर्नमेंट ये जो ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करती है, इनको अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाती है. सही है. और वो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव द टारगेट, जैसे बिजनेसेस स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है. और सबसे पहली पॉलिसी है आपकी फिस्कल पॉलिसी. सो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या चीजें चेंज करती है. इन फिस्कल पॉलिसी द गवर्नमेंट चेंजेस इट्स टैक्स रेट्स और पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ. अब देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होगी. सही है. उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ेगा आपका. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर कंट्री. तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपकी कंट्री क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है. और फिस्कल पॉलिसी में वो क्या करती है, वो अपने टैक्सेस को और अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को चेंज करती है, ताकि ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लुएंस हो सके. सो गवर्नमेंट टैक्सेस और स्पेंडिंग अगर हम लोग समझे, तो टैक्सेस आपके दो तरीके के होते हैं. डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके अंदर एक इनकम टैक्स होता है जो लोगों की इनकम पे लगता है. जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसको जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी पे वो इनकम टैक्स पे कर रहा होता है. सो दैट इनकम टैक्स इज बेसिकली द डायरेक्ट टैक्स. और एक और होता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स इज द टैक्स जो कि प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है. ठीक है. और ये आपके प्रॉफिट्स को कम करता है. फिर उसके बाद अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आप कोई बाहर खाना खाने जाओ तो आप जीएसटी पे कर रहे होते हो. तो ग्रॉस सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आप तो उस पर वैट लगता है. तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं. और इम्पोर्ट अगर आप कोई चीज करते हो तो उस पर, जैसे कोई गाड़ी इंपोर्ट करी आपने, उस पर आप टैरिफ पे कर रहे होते हो, ड्यूटी पे कर रहे होते हो. दैट इज बेसिकली योर इनडायरेक्ट टैक्स. वेर एज स्पेंडिंग, अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें, तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, स्ट्रीट लाइट्स देती है, पार्क बनाती है, तो ये सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं. अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी या तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करनी है तो टैक्सेस को कम कर देगी और स्पेंडिंग को बढ़ा देगी. वेर एज अगर उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी और स्पेंडिंग को कम कर देगी. तो अगर इनकम टैक्सेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, कौन से बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं. अगर इनकम टैक्स बढ़ रहे हैं, जैसे कंज्यूमर की इनकम्स पे टैक्स लग रहा है, तो वो बिजनेसेस जो कि लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे गाड़ियां, तो वो गाड़ियों के बिजनेसेस जो है उनकी डिमांड कम हो जाएगी. क्योंकि जब लोगों की इनकम्स पे टैक्स बढ़ेगा तो आफ्टर टैक्स इनकम लोगों की कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 10 रुपए का टैक्स देता था, 100 रुपए मेरी इनकम थी, तो मेरी जेब में 90 रुपीज आते थे. अब मेरी इनकम 100 रुपीज है, टैक्स 30 रुपीज का लग गया है, तो अब मेरी जेब में 70 रुपीज आ रहे हैं, तो मेरी इनकम कम हो गई.
अब जब इनकम कम होगी तो मैं ज्यादातर नेसेसिटीज पे खर्च करूंगा और लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदूंगा, राइट। उसकी वजह से लग्जरी आइटम्स विल रिड्यूस। तो वो बिजनेस जो लग्जरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी डिमांड कम हो जाएगी, गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी। वेर एज वो बिजनेसेस जो कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, जैसे वो बिजनेसेस जो कि राइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी डिमांड, सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। बिकॉज नेसेसिटीज आप खरीदते रहोगे अपनी, जो पानी सप्लाई कर रहा है वो खरीदते रहोगे आप, लेकिन डिमांड किसकी कम हो जाएगी? लग्जरी बिजनेसेस की। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इंक्रीज होगा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स दैट इज टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिजनेस एक्सपैंड नहीं करेगा, बिजनेसेस भी कम खुलेंगे, डिस्करेज हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि टैक्सेस जब हाई होते हैं तो इट डिस्करेजेस द एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट अप देयर बिजनेसेस। वो बोलेंगे यार इतने हाई टैक्सेस हैं, हम जो भी प्रॉफिट करेंगे गवर्नमेंट उससे आधा पैसा ले लेगी हमारा, तो इसलिए बिजनेस खोलना फायदा नहीं है। तो बिजनेसेस कम खोलेंगे और उसकी वजह से आपका कंट्री का जीडीपी भी फॉल होगा। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, और उसकी वजह से डिमांड आपकी फॉल होना शुरू हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर खाना खाने जाते हो, आपका बिल बना है 1000 रुपए, तो आप हमेशा 1000 रुपए ही पे करोगे ना। अब उस पर 20% जीएसटी लग गया, तो 1000 रुपए का बिल बना है, लेकिन आपको 200 रुपए का टैक्स भी देना है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब आपको 1200 रुपीज पे करने हैं। तो 1200 रुपीज इज हाई प्राइस। तो प्राइसेस जब इंक्रीज होंगी तो डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विल फॉल। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने की वजह से ये इम्पैक्ट आएगा। अगर इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव। इंपोर्ट टैरिफ बढ़ने की वजह से, जैसे गाड़ी अगर 100 रुपए की आ रही है फॉर एग्जाम्पल, बाहर से आप गाड़ी इंपोर्ट करा रहे हो 100 रुपए की, तो उस पर 50 रुपए का टैक्स लगा रही गवर्नमेंट, टैरिफ। तो वो गाड़ी आपको कितने की पड़ गई? 150 की, महंगी पड़ गई। तो यूजुअली इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, तो इंपोर्ट की डिमांड तो फॉल हो जाती है, लेकिन फायदा एक होता है कि लोकल डिमांड आपकी बढ़ जाती है। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे गाड़ियों के, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सेकेंडली, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इफ इम्पोर्टेड। अगर बिजनेसेस, आपके लोकल बिजनेसेस जो हैं, वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा? इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स विल आल्सो इंक्रीज। तो ये आपके चेंजेस हैं कि अगर आप इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और इंपोर्ट टैरिफ्स में चेंज लेकर आते हो, दैट इज इनको इंक्रीज करते हो, तो ये सारे इम्पैक्ट्स आएंगे। अगर इसको डिक्रीज कर दोगे तो इसका इम्पैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। देन वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को भी चेंज करती है। दैट इज अ चेंज इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बेसिकली देखें, बोरिंग होती है, मतलब लोन्स वगैरह लेना, और सेविंग्स होती हैं, मतलब लोग अपने पैसे बचाते हैं। और ये दोनों चीजें अफेक्ट होती हैं इंटरेस्ट रेट से। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो सेविंग बढ़ेगी और बोरिंग कम हो जाएगी, क्योंकि लोन महंगा मिलेगा और सेविंग पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। वेरएज अगर ये कम होगा इंटरेस्ट रेट, तो सेविंग्स कम हो जाएंगी लेकिन बोरिंग बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब लोन सस्ता मिल रहा होगा। तो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा आपकी बोरिंग और सेविंग को इफेक्ट करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोन्स विल बिकम एक्सपेंसिव। तो क्या होगा? कंज्यूमर लोन नहीं लेगा कि वो कुछ खर्च कर सके। फॉर एग्जाम्पल, लोन पे मुझे गाड़ी खरीदनी थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब मैं लोन पे गाड़ी नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। किसी अंकल को अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए लोन लेना पड़ गया, लेकिन वो लोन महंगा मिल रहा था, तो वो अब कंजम्पशन नहीं करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, ना ही वो लॉन बुक कराएंगे, ना ही वो खाना पीना, केटरिंग वगैरह, ये सारी चीजें नहीं खर्च करेंगे पैसे इस पे। तो बेसिकली आप जो है, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से आप लोन वगैरह जो है वो नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि लोन महंगा हो जाता है।
और जिसके पास पैसे होते हैं वो उनको बैंक में रख देता है, क्योंकि बैंक में रखने से आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, सूद ज्यादा कमाते हो आप, क्योंकि इस्लाम में तो हराम है, लेकिन अभी हम उसको रिलीजियस वे में नहीं, हम देखेंगे कि इंटरेस्ट बेसिकली अगर आप सेविंग्स करते हो तो इंटरेस्ट जो है वो आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली, न्यू इन्वेस्टमेंट्स विल रिड्यूस। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कोई भी बिजनेस लोन नहीं लेगा, क्योंकि लोन महंगा मिल रहा है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी कम हो जाएंगी। एंड कंज्यूमर्स विल सेव मोर एंड स्पेंड लेस, तो द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल आल्सो रिड्यूस। आपकी डिमांड जो गुड एंड सर्विसेज की है वो डिक्रीज हो जाएंगी, लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, रादर दे विल सेव मोर। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अ हायर इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वो लोअर इंटरेस्ट रेट करेंगे तो फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, लोन चीपर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे रादर देन सेविंग। देन वी हैव सप्लाई साइड पॉलिसीज। अब सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या होती हैं कि when the business tries to when the economy try to increase the competitiveness of its industry in the economy, आप अपनी इंडस्ट्री की competitiveness बढ़ाने की कोशिश करते हो। और वो कैसे होती है? सप्लाई साइड पॉलिसी में आप क्या क्या चीजें करते हो? आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हो। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इदारे होते हैं या गवर्नमेंट बिजनेसेस होते हैं विच आर लेस प्रोडक्टिव, तो उनको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हो। सेकेंडली, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर्स। यूजुअली बिजनेस सप्लाई साइड पॉलिसी में अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है, एजुकेट करता है, स्किल्स इंप्रूव करता है उनकी, ताकि वो लोग स्किल्ड बन सकें और ज्यादा वेजेस और जॉब्स उनको मिल सकें। एंड थर्डली, इंक्रीज कंपटीशन इन ऑल द इंडस्ट्रीज। सप्लाई साइड पॉलिसी में आप एक और काम करते हो, दैट इज यू ट्राई टू इंक्रीज द कंपटीशन इन ऑल द इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री में आप मोनोपोली क्रिएट होने नहीं देते। आप चाहते हो कि हर एक इंडस्ट्री जो है वो आपकी कंपेटिटिव रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो और जीडीपी इंक्रीज हो इकोनॉमी के अंदर। सो दीज आर योर सप्लाई साइड पॉलिसीज। सप्लाई साइड पॉलिसी में आप प्राइवेटाइजेशन करते हो ताकि वो बिजनेसेस जो कि कम प्रोडक्टिव थे, गवर्नमेंट बिजनेसेस, वो ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाए, ज्यादा एफिशिएंट बन जाए। आप लेबर की ट्रेनिंग और एजुकेशन देते हो वर्कर्स को ताकि वो ज्यादा स्किलफुल हो जाए और उनको जॉब्स मिल सकें, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। और कंपटीशन आप बढ़ाने की कोशिश करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस खुल सके इंडस्ट्री में और जीडीपी बढ़ सके। सो हाउ बिजनेसेस माइट रिएक्ट टू द चेंजेस इन दीस इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब नेक्स्ट चीज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी चेंजेस आपका गवर्नमेंट लेकर आ रहा है इन पॉलिसीज में, वो कैसे अफेक्ट करेगा बिजनेसेस को और बिजनेसेस क्या डिसीजंस लेंगे। तो ये चेंज आ गया आपका, दिस इज द चेंज, दिस इज द बिजनेस डिसीजंस एंड दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अब अगर इनकम टैक्स बढ़ता है तो बिजनेस क्या डिसाइड करेगा? बिजनेस डिसाइड करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम कर दे या फिर चीपर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दे, क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से इनकम्स जो है आफ्टर टैक्स इनकम्स वो कम हो जाएंगी। उसकी वजह से बिजनेस को क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपनी प्राइसेस कम कर ले या फिर चीपर प्रोडक्ट्स बना दे। उसके ऊपर ये जो डिसीजंस लेगा इसकी लिमिटेशन क्या है? अगर वो प्राइसेस कम करेगा सो इट विल लीड टू लेस प्रॉफिट्स, और अगर वो चीपर प्रोडक्ट्स बनाएगा तो ब्रांड इमेज माइट बी डैमेज्ड, क्योंकि जब चीपर प्रोडक्ट आप बनाते हो, सस्ते प्रोडक्ट आप बनाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? कंज्यूमर सोचेगा कि आप जो है वो काफी सस्ते प्रोडक्ट बना रहे हो, काफी चीप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो आपको जो है वो कस्टमर प्रोडक्ट शायद ना खरीदे, जिसकी वजह से आपकी ब्रांड इमेज भी डैमेज हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप टैरिफ्स बढ़ाते हो, गवर्नमेंट अगर टैरिफ्स बढ़ाता है, तो फिर आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बिजनेसेस क्या करेंगे? बिजनेसेस डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब टैरिफ्स बढ़ते हैं तो इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाती है और लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो लोकल प्रोड्यूसर्स की डिमांड जब बढ़ेगी तो वो ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा आउटपुट बनाएंगे टू सेल टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। और वो बिजनेसेस जो कि इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, वो अब क्या ढूंढेंगे? लोकल प्रोड्यूसर्स ढूंढेंगे, लोकल प्रोड्यूसर से खरीदेंगे।
फॉर एग्जाम्पल एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर बाहर से क्लॉथ इंपोर्ट कर रहा था, अब वो पाकिस्तान का कोई लोकल क्लॉथ खरीदेगा, क्योंकि इंपोर्ट लगने की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल और ज्यादा महंगा हो गया। हाउएवर अगर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स पे फोकस करेगा तो उसकी लिमिटेशन ये हो सकती है, पॉसिबल लिमिटेशन, कि एक्सपोर्ट करना वो शायद बंद कर दे, और एक्सपोर्ट फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। इंपोर्ट पे टैरिफ लगा है, एक्सपोर्ट पे थोड़ी। एक्सपोर्ट तो आप कर सको, लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग इफ यू आर सेलिंग एवरीथिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो शायद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें कम हो सकती है, क्योंकि बाहर आप ज्यादा महंगा बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जे डॉट है, जे डॉट ने यूएस में भी अपनी ब्रांच खोली हुई है, तो यूएस में वो डॉलर्स के हिसाब से कपड़ों के प्राइसेस चार्ज कर रहा होगा, तो कपड़े बन तो पाकिस्तान में ही रहे सस्ते में, और बाहर वो डॉलर के हिसाब से बिकेंगे, तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। So if you only focus on domestic markets, so you might lose on exports revenue. And plus, if you buy from local producer, it might be possible that the quality of the product might reduce. शायद लोकल जो रॉ मटेरियल मौजूद है, वो लोकल रॉ मटेरियल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा कि वो आपकी क्वालिटी को बढ़ा सके और मेंटेन कर सके। थर्डली, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, बिजनेस विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग चीपर प्रोडक्ट्स, क्योंकि लोग सेव करना शुरू हो जाएंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से पीपल विल सेव मोर इन द बैंक्स, एंड ड्यू टू विच कंजम्पशन विल रिड्यूस, और उसकी वजह से उनको बिजनेसेस को चीपर प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि कंजम्पशन करें लोग। एंड सेल एसेट्स फॉर कैश एंड रिड्यूस लोन। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपको आपका लोन महंगा हो जाएगा, और आप कोशिश करोगे कि आप अपने ऊपर से सारे लोन उतार दो, तो उसकी वजह से आप अपने एसेट्स वगैरह बेच दोगे ताकि सारे लोन्स वगैरह आपके ऊपर से उतर जाएं। हाउएवर अगर आप इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करोगे तो आप मार्केट शेयर लूज कर सकते हो। क्यों? तो जब आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे, मतलब और ब्रांचेस नहीं खोलोगे और जगहों पे एक्सपैंड नहीं करोगे, तो यू माइट लूज योर मार्केट शेयर। वो बिजनेस जिसके पास पैसा है वो इंक्रीज करके अपना साइज मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेगा, और आप इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो उसकी वजह से आप जो है वो मार्केट शेयर खो दोगे। सेकेंडली, अगर आप चीप प्रोडक्ट्स बनाओगे तो आपकी क्वालिटी और ब्रांड इमेज फॉल हो जाएगी, सो योर क्वालिटी एंड ब्रांड इमेज माइट आल्सो रिड्यूस। एंड थर्डली, एसेट्स माइट बी नीडेड इन द फ्यूचर। आप एसेट बेच के अपना लोन उतार रहे हो, लेकिन शायद वो एसेट आपके फ्यूचर में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है, वो बेच के आपने अपना लोन उतार दिया, वो बिल्डिंग फ्यूचर में काम आ सकती थी, वहां पे आप अपना ऑफिस खोल सकते थे, वहां पे आप एक्सपेंशन कर सकते थे, तो वो एक्सपेंशन और वो ऑफिस आपका नहीं खुलेगा। So these are the possible limitation of these measures that the business will take. तो ये आपका पूरा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का चैप्टर है कि कैसे इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं, दैट इज चेंजेस इन इनकम, इंटरेस्ट रेट, इनकम टैक्सेस, ये सारी चीजें, स्पेंडिंग, ये सारी चीजें कैसे बिजनेसेस को अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो